नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भूटान की जरूरतें पूरी करना हमेशा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.60% पर पहुंची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सप्ताहांत के दौरान पूर्ण कर्फ्यू लागू। छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को संध्या अर्पित किया और स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास शगी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों के मारे जाने के मद्देनजर आज शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के भारी तबाही और विनाश के मंसूबे को विफल कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है और उनकी चौकसी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के आतंकियों के नापाक मंसूबे विफल कर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कल जम्मू कश्मीर में नगर रोटा में मुठभेड़ में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद गिरोह के 4 आतंकी मारे गए थे। इस अभियान में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने आज संयुक्त रूप से ई-रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। पहले चरण की परियोजना पर अमल के बाद भारत से भूटान जाने वालों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत से भूटान के नागरिकों को भारत में ये सुविधाएं मिलेंगी। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच अनूठे संबंध समूची दुनिया के लिए मिसाल हैं। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है, बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भूटान की आवश्यकताएं पूरी करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे।
भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भारत महामारी के बाद और मजबूत होकर उभरेगा। श्री छेरिंग ने वैक्सीन तैयार होने के बाद भूटान को इसे उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। I would like to take this opportunity to convey our appreciation for your unwavering support that you have extended to Bhutan for the COVID-19 responses. This is highly appreciated as we know that India is confronted with similar tasks but at much bigger scale. Your Excellency's leadership in tackling the pandemic at home is highly commended. I am sure India will come out much stronger from the pandemic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह के आमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल और रविवार को होगा। सम्मेलन का विषय है सभी के लिए 21वीं शताब्दी के अवसर जुटाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2020 में G20 नेताओं की ये दूसरी शिखर बैठक होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन समावेशी, लचीले और टिकाऊ आधार पर कोविड-19 से मुक्त होने पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि G20 देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। ये नेता समावेशी, सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। G20 संगठन के 20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक रूप से विश्व स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान श्रीमती सीतारामन ने कोरोना से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए G20 देशों का आह्वान किया। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में कोविड का टीका किफायती दरों पर सबको उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब के G20 के अध्यक्ष रहने के कार्यकाल के दौरान ऋणों की अदायगी निलंबित रखने का विशेष रूप से जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने सभी सदस्य देशों से सहयोग और तालमेल से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीमती सीतारामन ने कोविड महामारी से निपटने में G20 की कार्यसूची पर अमल के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरब के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दिसंबर 2020 से G20 के नए अध्यक्ष इटली के साथ मिलकर काम करने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 93.6% हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। देश में कुल 4,43,794 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 45,882 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक दिन में 584 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,32,162 हो गई है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है।
इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में 10,83,000 से अधिक जांच की गई है। अब तक 12,95,00,000 से अधिक जांच हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में पिछले 3 दिन के दौरान लगभग 150 नए आईसीयू बेड के साथ इनकी संख्या 3,652 हो गई है। ये उपाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंधित जिलों में निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करने को कहा है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार की सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद सोमवार से अगले आदेश तक रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए लिया गया है। अहमदाबाद शहर में आज रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके दौरान सिर्फ दवाई और दूध की दुकानें खुली रहेगी। गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कर्फ्यू के दौरान अहमदाबाद शहर से बसें नहीं चलाने की घोषणा की है। सिटी बस सेवा भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगी। हालांकि हवाई और रेल द्वारा आने जाने वाले यात्रियों को टिकट और पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में नए सिरे से लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। कर्फ्यू को एहतियाती कदम बताते हुए उन्होंने लोगों को भयभीत नहीं होने की अपील की है। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ से दूर रहने के नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन खबरों का खंडन किया है कि मध्य प्रदेश सरकार में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। राज्य के 7 जिलों के जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1,89,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं और इससे 3,138 लोगों की मौत हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल इस साल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। इस बीच राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि प्रदेश के अन्य भागों में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को 23 नवंबर से खोले जाने के मामले में अंतिम फैसला संबंधित जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग और वार्ड अधिकारी कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर स्कूलों को खोलना सुरक्षित नहीं होगा वहां ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। एक रिपोर्ट। मुंबई महापालिका के शिक्षा अधिकारी महेश पालकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी पर ही होगी। वहीं दूसरी ओर सिंधुदुर्ग जिले में प्रशासन स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। परिसर के स्वच्छता और माता पिता से अनुमति पत्र प्राप्त करने के साथ जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। जिला अस्पताल में 40 वर्ष से अधिक आयु तथा सहरुग्णता से ग्रसित शिक्षकों तथा स्कूली कर्मचारियों का RT-PCR परीक्षण किया जाएगा। अन्य कर्मचारियों और शिक्षकों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस महीने में अब तक 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लाहौल प्रशासन ने थोरंग गांव में कोविड-19 के संक्रमण के कारण लाहौल घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाहौल स्पीति जिले के थोरंग गांव में 42 में से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने लाहौल घाटी के गांवों में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है और उन्हें सीसू नर्सरी से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। जनसंख्या के लिहाज से लाहौल स्पीति प्रदेश का सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिला बन गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 32,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 25,000 से अधिक लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। प्रदेश में अब तक 486 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राजस्थान में कोविड-19 के सक्रिय रोगियों की संख्या एक महीने के बाद आज बढ़कर लगभग 21,000 हो गई है। राज्य में एक ही दिन में सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजधानी जयपुर में सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। आज जोधपुर में 419 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अजमेर में 211, अलवर में 199 तथा कोटा में 175 लोगों में संक्रमण का पता चला है। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,130 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सभी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के अलावा संभागीय आयुक्त, सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ संवाद कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों से अपील की है कि वे जीवन रक्षा के लक्ष्य को सर्वोपरि रखकर संक्रमित लोगों को उपचार उपलब्ध करावें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में आज हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। आईसीएमआर में महामारी और संक्रमण रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800115767 और 01123314444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2020 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसका आयोजन नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देने और इसके लिए सर्वोच्च स्तर पर प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इस साल राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का मुख्य विषय अस्पतालों सहित सभी स्थानों में प्रत्येक नवजात शिशु को गुणवत्ता, समता और सम्मान दिलाना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की सोच ये है कि प्रत्येक बच्चे को जिंदा रहने, फलने फूलने और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भूटान की जरूरतें पूरी करना हमेशा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.60% पर पहुंची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सप्ताहांत के दौरान पूर्ण कर्फ्यू लागू। छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को संध्या अर्घ्य अर्पित किया और स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास शगी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता। बिहार में 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नदियों के किनारे बनाए गए घाटों, तालाबों और अन्य जलाशयों में सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों में सूरज की लुका छिपी के बीच श्रद्धालुओं ने नदियों, पोखरों और अन्य जलाशयों के किनारे बने छठ घाटों पर सांध्य अर्घ्य अर्पित किया। महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर छठ पूजा का अनुष्ठान किया। औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर, नालंदा जिले के बड़गांव और पटना जिले के उलार्क सूर्य मंदिर सहित विभिन्न सूर्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। अब श्रद्धालु कल सुबह के प्रातःकालीन अर्घ्य की तैयारियों में लग गए हैं। लोग पहले सुबह घाट पर पहुंचेंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि ये पर्व नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाएं। श्री वेंकैया नायडू ने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देशवासियों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि छठी मैया सभी को सूर्य देव की प्रसन्नता, समृद्धि और जीवन शक्ति प्रदान करेंगी। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्राय निश्चित है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में बच्चों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का आह्वान किया है। विश्व बाल दिवस पर आज एक ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाल अधिकारों को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर चिल्ड्रन नाम से संगठन द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य सांसदों और बच्चों के बीच जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवाद कायम करना है। श्री नायडू ने कहा कि आज के बच्चे पिछली पीढ़ी के मुकाबले कहीं बेहतर जानकारी वाले हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहस में भागीदार बनाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और समाधान के बारे में स्कूलों और समाज के सबसे निचले स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे परिवर्तन के माध्यम हैं और उन्हीं को भविष्य में युग परिवर्तन करने वाले नेताओं की भूमिका निभानी है। असम में विश्व बाल दिवस के अवसर पर नामरू कॉलेज की छात्रा वंदना उरांग ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल को संभाला। उन्होंने कोविड महामारी के बाद शिक्षा के परिदृश्य पर कई ट्वीट किए। वंदना ने कहा कि अच्छा वातावरण और नवीन शिक्षण विधियां बच्चों को शिक्षा जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन टेक समिट में आज फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और हॉलैंड के साथ 8 समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई। कर्नाटक और फिनलैंड ने कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शासन और सेवा प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया। कर्नाटक और स्वीडन स्मार्ट शहर, स्वास्थ्य, विनिर्माण, उत्पाद परीक्षण और सत्यापन सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार वाले एप्लीकेशंस के बारे में सहयोग पर सहमत हुए। अमेरिका के साथ कर्नाटक के समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देश स्टार्टअप्स की शुरुआती दौर में मदद देने और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने तथा विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग पर सहमत हुए। ब्रिटेन के साथ सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, पानी, ऊर्जा और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने के लिए नागरिक केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले समाधान के बारे में सहमति बनी है। कर्नाटक और हॉलैंड साइबर सुरक्षा तथा निजता के क्षेत्र में बेहतरीन तौर तरीके निर्धारित करने की क्षमता बढ़ाने को राजी हुए हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहयोग और कर्नाटक के कम से कम 10 स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान दिलाने में सहायता देने पर भी राजी हुए हैं।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि इन समझौता ज्ञापनों से राज्य के कारोबारी माहौल में सुधार होगा और नवाचार, विज्ञान तथा अनुसंधान आधारित सहयोग शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया है, बल्कि लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में भी बदला है। डॉक्टर सिंह ने भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन से मुलाकात की और उनके साथ पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर चर्चा की। फ्रांसीसी राजदूत ने डॉक्टर सिंह को पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते और अवसर तलाशने के फ्रांस के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। ये नेता समावेशी, सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे। मानवीय आधार पर चलाए जा रहे भारत के सागर 2 मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस ऐरावत आज केन्या के पोर्ट मोम्बासा पहुंचा। भारत ने कोविड-19 महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मित्र देशों को हमेशा सहायता दी है और आईएनएस ऐरावत दक्षिणी सूडान के लोगों के लिए खाद्य सहायता लेकर जा रहा है। इस वर्ष का बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक 44 वर्षीय डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले ही उपन्यास शुगी बैन को दिया गया है। पुरस्कार के रूप में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ये उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बढ़ा, जिसकी मां नशे की समस्या से जूझ रही है। स्टुअर्ट ने अपना ये उपन्यास अपनी मां को समर्पित किया है, जिसकी मृत्यु तब हुई जब वो केवल 16 साल के थे। इस साल के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगियों में से चुने गए कुछ लेखकों में भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी भी शामिल थीं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसे अंग्रेजी में लिखे जाने वाले कथा साहित्य के लिए प्रमुख पुरस्कार माना जाता है। इससे पहले के पुरस्कार विजेताओं में भारतीय मूल के सलमान रुश्दी शामिल हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री कम और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री कम और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आवास दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को केवल मकान ही नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि इनके माध्यम से परिवारों की गरिमा को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवास दिवस किसी कार्यक्रम को मनाने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लोगों से जुड़ने का भी मौका है जिन्हें इस योजना से काफी फायदा हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में 2023-24 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र सीबीजी स्थापित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस तरह के 900 संयंत्र लगाने की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आज ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये समझौता प्रमुख तेल और गैस विपणन कंपनियों तथा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले संगठनों के साथ किफायती और प्रदूषण न फैलाने वाले ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया है। इसके अंतर्गत देश भर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने की योजना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भूटान की जरूरतें पूरी करना हमेशा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता।
कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.60% पर पहुंची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सप्ताहांत के दौरान पूर्ण कर्फ्यू लागू। छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। और स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास शगी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।